गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। चलिए आज एक बहुत गहरे सवाल पर बात करते हैं और इसे समझने के लिए रावण की कहानी से बेहतर क्या हो सकता है। आज हम देखेंगे कि प्रकृति का न्याय आखिर काम कैसे करता है और क्यों कभी-कभी बोले लोगों को सजा मिलने में इतनी देर हो जाती है। ये हम सबने कभी न कभी तो महसूस किया ही है ना? हम देखते हैं कि गलत काम करने वाले फल फूल रहे हैं और सोचते हैं कि भाई इन्हें इनके कर्मों का फल कब मिलेगा। ये सवाल जितना हमारा अपना है उतना ही यूनिवर्सल भी है और इसका जवाब वो छुपा है एक बहुत पुराने कॉस्मिक प्रिंसिपल में। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जरा गहराई से समझते हैं। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय और ये हमारी इंसानी अदालतों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इसका मकसद फटाफट सजा देना नहीं है, बल्कि एक बहुत नाजुक कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखना है। इसीलिए ये एक धीमी, सोची समझी और बिल्कुल सर्जिकल प्रक्रिया है। तो सबसे जरूरी बात यह है, प्रकृति किसी पापी को सजा देने से पहले ये देखती है कि उसके कर्म चक्र से कितने बेगुनाह और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। न्याय में जो देरी होती है ना, वो असल में उन बेगुनाह लोगों के लिए एक ढाल का काम करती है। प्रकृति ये पक्का करती है कि सजा सिर्फ गुनहगार को मिले और किसी और का जीवन चक्र खराब ना हो। यही तो इस पूरे सिद्धांत की नींव है। सजा से पहले अलगाव जरूरी है। मतलब प्रकृति पहले अच्छे लोगों को बुरे लोगों से दूर करती है और जब तक ये सेपरेशन का काम पूरा नहीं होता तब तक वो मुख्य गुनाहगार एक तरह से सेफ रहता है। अब देखिए ये पूरी प्रोसेस कितनी सिस्टमैटिक है। इसे 4 स्टेप्स में सोच सकते हैं। पहला, अच्छे और बुरे लोग एक साथ उलझे हुए हैं। हो सकता है एक ही परिवार में या एक कंपनी में या एक देश में। फिर प्रकृति धीरे धीरे उन्हें अलग करना शुरू करती है। अच्छे लोगों को एक नया बैलेंस्ड रास्ता देती है। तीसरा, जब उन अच्छे लोगों को सेफ्टी के साथ हटा दिया जाता है, उनकी जिंदगी स्थिर हो जाती है। और सिर्फ तभी जब वो बुरा इंसान पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है, तब जाके कॉस्मिक जस्टिस अपना काम करती है। और इस प्रिंसिपल को समझने के लिए रावण से बेहतर केस स्टडी हो ही नहीं सकती। रावण सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक कॉम्प्लेक्स कर्म चक्र का सेंटर था जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग बुरी तरह फंसे हुए थे। देखिए, एक बात याद रखनी होगी कि रावण कोई आम राक्षस नहीं था। वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, एक ब्राह्मण और शिव का परम भक्त। उसने अपनी तपस्या से ऐसी शक्ति हासिल की थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अहंकार और क्रूरता के जहर ने उसे धर्म के रास्ते से पूरी तरह भटका दिया। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि प्रकृति को इंतजार क्यों करना पड़ा। रावण के आसपास विभीषण और मंदोदरी जैसे पुण्यात्मा थे जो उसकी अंतरात्मा की आवाज की तरह थे। मेघनाद जैसे महान योद्धा थे जो सिर्फ अपने कर्तव्य से बंधे थे। और हां, कुंभकर्ण जैसे उसके साथी तो थे ही। प्रकृति इन सभी की जिंदगी को यूं ही एक झटके में तबाह नहीं कर सकती थी। तो सवाल यह है कि प्रकृति ने अपना काम शुरू कैसे किया। उसने धीरे धीरे उन धागों को खोलना शुरू किया जिन्होंने रावण को अच्छे लोगों से जोड़ रखा था। ये सब कुछ घटनाओं की एक चेन के जरिए हुआ जिसने रावण को धीरे धीरे बिल्कुल अकेला कर दिया। ये सब शुरू हुआ शूर्पणखा के उस एक उकसावे से। फिर हुआ सीता का अपहरण, एक ऐसा काम जिसने रावण के कर्म को सीधा राम के धर्म से टकरा दिया। हनुमान का लंका जलाना सिर्फ एक आग नहीं थी, उसने रावण के आर्थिक साम्राज्य की नींव हिला दी। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब विभीषण, जो धर्म का प्रतीक था, उसने रावण का साथ छोड़ दिया। ये था प्रकृति का फाइनल सिग्नल कि अच्छे लोगों को अब अलग कर दिया गया है। यहां असल में 2 फिलॉसफीज की टक्कर थी। रावण ने सब कुछ क्रूरता से हासिल किया, पैसा, राज, ताकत। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि क्रूरता से पाई गई चीजें बस कुछ पल की होती हैं। दूसरी तरफ राम का रास्ता त्याग और तपस्या का था, जिससे मिली जीत हमेशा के लिए होती है। रावण का साम्राज्य, वो तो रेत के महल जैसा था जिसे एक दिन ढहना ही था। और रावण का वो रेत का महल अब बस ढहने ही वाला था। चलिए उस फाइनल मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं जब न्याय की आखिरी शर्त पूरी हुई। एक एक करके सारे अच्छे लोग रावण से दूर हो चुके थे। उसका जो सुरक्षा कवच था ना, जो पुण्यात्माओं की मौजूदगी से बना था, वो अब टूट चुका था। ब्रह्मांड का मंच अब न्याय के लिए पूरी तरह तैयार था। अब वो बिल्कुल अकेला था। उसके पास बचे थे तो सिर्फ वो लोग जो उसी की तरह दुष्ट या फिर अहंकार में अंधे। कोई सही गलत बताने वाला नहीं, कोई धर्म का रखवाला नहीं। प्रकृति का काम अब पूरा हो चुका था।
तो फाइनल सिचुएशन क्या बनी? देखिए, विभीषण धर्म के साथ जा चुके थे। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महान योद्धा जो कर्तव्य या अज्ञान में इसका साथ दे रहे थे, वो युद्ध में मारे जा चुके थे। रावण के अच्छे कर्मों का एक भी धागा अब उसे नहीं बचा सकता था। वो अब पूरी तरह से एक्सपोज था ब्रह्मांडीय न्याय के सामने। और यहीं से हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के कंक्लूजन पर। रावण की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये बैलेंस के एक शाश्वत नियम को दिखाती है। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब भी देती है कि न्याय में देरी क्यों होती है। 14 साल, पूरे 14 साल लगे प्रकृति को यह संतुलन बनाने में, रावण के कर्म चक्र से सभी अच्छे लोगों को अलग करने में। यह हमें सिखाता है कि कॉस्मिक जस्टिस बहुत धैर्य से काम करता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि हर धागे को बहुत सावधानी से सुलझाता है। और आखिर में एक सोच जो इस पूरे प्रिंसिपल को समेट देती है, जो ताकत डर और क्रूरता पर बनी होती है वो एक ना एक दिन ढह ही जाती है, लेकिन जो धर्म त्याग और तपस्या पर आधारित है वो हमेशा हमेशा बनी रहती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जरा अपने आसपास की दुनिया को देखिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या हमारे अपने रिश्ते। क्या संतुलन का ये नियम आज भी काम करता हुआ देखा जा सकता है? क्या प्रकृति आज भी धीरे धीरे चीजों को सही कर रही है? सोचने वाली बात है ना? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।